आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अर्थशास्त्र को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसके और भी उसके बारे में जो जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें हम यहाँ पर आपको कवर कराते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। ठीक है, जहाँ पर अर्थ का मतलब होता है धन से, ठीक है, यहाँ पर वेट है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। तो अर्थशास्त्र जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ है शास्त्र। हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्र के बारे में किसी ने बात करी तो वो थे हमारे चाणक्य। ठीक है, जिन्होंने इसको राजनीति पर अप्लाई किया था कि कैसे हम उन चीजों को मैनेज करते हैं। चाणक्य थे, इनके बाद आए एक अर्थशास्त्री हमारे, कौन थे? एडम स्मिथ। ठीक है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी 1776 में। कौन सी किताब थी इनकी? किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें इन्होंने इस बात का सबसे पहले जिक्र किया। तो हम अपने पेपर के लिए जो अपने पेपर में पूछा जाएगा वो आपसे चाणक्य के बारे में नहीं पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र को जो दिया था वो जनक कौन थे अर्थशास्त्र के। तो मैं बात करूं इसके जनक, तो वो आप पेपर के हिसाब से याद रखेंगे, एडम स्मिथ थे। ठीक है, जिन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी अपनी द वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें इन्होंने इसकी बात करी। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। उसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक्स शब्द की, है ना। अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो किस चीज की स्टडी करता है? वो करता है मानव के आर्थिक व्यवहार की। आर्थिक व्यवहार का मतलब क्या है? ये मौद्रिक व्यवहारों की पूरी करता है। ठीक है, मौद्रिक व्यवहारों की जो है स्टडी ही करता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि अर्थशास्त्र शब्द को जो इकोनॉमिक्स शब्द से है, इसका मतलब ये इकोनॉमिक्स शब्द है वो कहाँ से आया था? तो इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो, ये जो इकोनॉमिक्स है लैटिन शब्द से आया। ये किससे आया? लैटिन भाषा से आया। ठीक है, ये लैटिन भाषा से आया, जो कि पहले हम इसको कोइकोनॉमस बोलते थे, कोइकोनॉमिया। ठीक है, कोइकोनॉमिया बोलते थे। जहां पर कोइको का मतलब क्या होता है? ग्रह। कोइको का मतलब क्या होता है कोइको का मतलब होता है ग्रह। ठीक है, और नोमोस का मतलब क्या होता है? नोमोस का मतलब होता है प्रबंध। तो हम सादा भाषा में कह सकते हैं इसको कि अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब होता है गृह प्रबंध। यानी कि हमारे घर में जो भी सारी क्रियाएं होती हैं, तो कैसे हम उन चीजों को मैनेज करके चलते हैं, वो सारी बात की जानकारी हमें कौन देता है? अर्थशास्त्र देता है। ठीक है, बात क्लियर है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें यहाँ पर, तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोई वस्तु हो या फिर कोई सेवा हो, उनका कैसे हम उत्पादन करेंगे, यानी कि उत्पादन मतलब वस्तु बनाएंगे कैसे हम समाज में उसका वितरण करते हैं, कैसे हम उसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब कितनी मनी देकर एक्सचेंज कर रहे हैं, वस्तु से वस्तु एक्सचेंज कर रहे हैं, और फिर उस वस्तु का क्या हो रहा है? उपभोग हो रहा है ना। उपभोग मतलब कस्टमर खरीद रहा है, कंज्यूम हो रही है वो। तो उस चीज का अध्ययन हम इसमें जो है करके चलते हैं।
ये हमारा अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं हम इसमें। तो ठीक है, तो और डेफिनेशन हमारी सबसे पहली एडम स्मिथ ने दी थी। इनको हम अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपनी कॉपी पे अभी नोट कर लें। ठीक है, तो कई बार पेपर में आया है और आगे आने की पूरी पूरी संभावना है कि अर्थशास्त्र के जनक है वो एडम स्मिथ है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन यानी संपत्ति माना कि धन को कैसे मैनेज करेंगे हम, धन को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसका प्रबंध करते हैं, कहाँ पर हम उसको जो है स्पेंड करते हैं। ठीक है, उसको हम व्यय करके चलते हैं, धन को कहाँ पर व्यय करना है हमें, वो पैसा कितना पैसा हमें बचा के चलना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो किताब लिखी थी वो पूरी किताब का नाम क्या था इनका, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में इनकी किताब थी। याद रहेगा कि धन से संबंधित जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी, जो कि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। और 1776 में इन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी थी। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक परिभाषा और हमें यहाँ पर मिलती है, जो इनकी परिभाषा थी मैं पूरा, ठीक है, पिछला जो धन का विज्ञान जो माना था इन्होंने। विज्ञान का मतलब क्या होता है, नियम और शर्तों के हिसाब से कोई कार्य करना। ठीक है, नियम व शर्तों को अप्लाई करके हम कोई कार्य करते हैं। सेकंड पे आए हमारे अल्फ्रेड मार्शल। जो मार्शल थे इन्होंने अर्थशास्त्र में कल्याण की धारणा को प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने वेलफेयर की बात करी। ठीक है, इनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में आई। सबसे पहले एडम स्मिथ की किताब आई थी, उसके बाद जो किताब लिखी गई वो एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कई सारी डेफिनेशंस दी। इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र जो मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी कि व्यक्ति का कैसे वेलफेयर की बात करी जाएगी, वो सारी चीजें हमें इसमें अध्ययन करने के लिए मिलती हैं। अर्थशास्त्र में भौतिक कल्याण की बात करी जाती है कि हम कोई भी वस्तु प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो वस्तु हम कैसे जो प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है ना। थर्ड में इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ मनुष्य का क्या करता है, अध्ययन करता है कि हम नॉर्मली डेली लाइफ में कैसे हम अपना व्यवहार करते हैं, कैसे हम उसी चीज को व्यय करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजों की स्टडी जो हमें यहाँ पर करी गई। उसके बाद आए लियोनल जॉन रॉबिन्स। ठीक है, इन्होंने जो अर्थशास्त्र को बताया वो बताया इन्होंने दुर्लभता के बारे में। दुर्लभता का मतलब होता है स्केर्सिटी। ठीक है, दुर्लभता का मतलब होता है स्केर्सिटी। इनकी जो पुस्तक थी वो थी एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, जो कि 1932 में दी थी इन्होंने। इन्होंने क्या बोला था कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन का विज्ञान है। चयन का विज्ञान मतलब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं किसी भी मनी को क्या करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तो मनी हम कहाँ पर स्पेंड करेंगे, वो सारी चीजों की जो जानकारी है वो अर्थशास्त्र ने देता है। चयन का विज्ञान है, यानी विकल्प में से अब आपके पास रास्ता 1 है, रास्ता 2 है और 3 है। मान लीजिए आप मॉर्निंग में कोई चीज स्टडी करते हो, ठीक है, और आप नून टाइम में करते हो और आप जो नाइट में करते हो। तो ये 3 क्या है आपके पास, ये विकल्प है। आप इसमें से कौन सा श्रेष्ठतम विकल्प चुनते हो कि मॉर्निंग में हम स्टडी करेंगे तो बेटर रहता है ना। चयन का मतलब होता है एक अल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑप्शन को चयन करना। ठीक है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र भी है। मतलब भाई हम विवेकपूर्ण ढंग से किसी कार्य को करना, विवेकपूर्ण ढंग से किसी कार्य को करना। ठीक है, उसके बाद आए प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, सैमुअल्सन, इन्होंने बोला कि विकास की धारणा को विकसित किया। इन्होंने इन्होंने डेवलपमेंट की बात करी यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने डेवलपमेंट की बात करी। अल्फ्रेड जो मार्शल, अच्छा ये हो गया इनका कल्याण की बात। तो हमने अल्फ्रेड मार्शल तो ऊपर पढ़ ही लिया था, ये तो हो गया। ठीक है,
तो पॉल रॉबिन्सन का आपको याद रखना है, इन्होंने विकास के बारे में बात करी थी। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि आपको नोट कर लेनी पेपर में। भाई जो एमसीक्यू बनते हैं ना, वो डेफिनेशन बता देता है कि इस राइटर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। तो आपको ये थोड़े थोड़े हिंट जो मैं दे रहा हूँ आपको कि विकास से संबंधित बात कितनी करी थी, तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको बताऊं तो अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा थी, उन्होंने कल्याण के बारे में बताया, वेलफेयर के बारे में बताया। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी बुक थी, 1980 में इन्होंने दी। मानव कल्याण की विज्ञान बताई इन्होंने इसमें। इसमें नैतिक कल्याण का विज्ञान कहा है इन्होंने, और जीवन के सामान्य कारोबार में हमने स्टडी कर लिया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, माइक्रो। माइक्रो जो शब्द है, ये इंग्लिश में जब हम माइक्रो लिखते हैं ना, तो ये माइक्रो ये वाला था, है ना। पहले हम माइक्रो इस शब्द में लिखते थे, जहां पर हम अभी सी का प्रयोग करते हैं वहां पर के का प्रयोग होता था, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब होता क्या है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों की बात करें, व्यक्तिगत इकाइयों की बात करें, हम छोटे छोटे आर्थिक चरों की बात करें, यानी कि छोटे छोटे जो हमारे मनी से रिलेटेड खर्चे जो होते हैं, उन सब का अध्ययन हम इसमें जो है करके चलते हैं, है ना। एक फर्म की बात कर ले हम, यहाँ पर एक फर्म की बात करें, एक कंपनी की बात करें हम, तो वो सारी चीजें हमारी यहीं पर अध्ययन करी जाती हैं। और किस किस नाम से हम इसको जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है हमारा, वो सूक्ष्म तो होता ही था, व्यष्टि परक भी बोलते हैं हम इसको व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, हम इसको मूल्य या फिर कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस थ्योरी, ठीक है जी। प्रोफेसर जे के मेहता ने इसको बोला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि वस्तुओं के मूल्य किस प्रकार रखे जाएं। ये डेफिनेशन भी आपको काफी महत्वता देती है, जब आपसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कहता है तो आपको ये डेफिनेशन जरूर से दे के आनी है, ठीक है जी। कि जे के मेहता ने ये बोला कि किसी भी वस्तु के अगर आपको प्राइस डिसाइड करने हैं, किसी भी वस्तु का अगर मूल्य निर्धारित करना है आपको, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कैसे करा जाएगा, ये जे के मेहता ने बताया, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी इसकी विशेषताएं। तो इसमें हम केवल एक सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों की बात करते हैं, ठीक है जी। तो व्यक्तिगत इकाइयों की जब हम बात करेंगे तो इसी में करी जाएगी। उदाहरण क्या है कि एक व्यक्ति उपभोक्ता की हम बात करें, या फिर किसी फर्म की बात करें, हम यहाँ पर किसी जो है एक उद्योग की बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेकंड है, इसमें छोटे छोटे जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, है ना, उनका अध्ययन इसमें करा जाता है। जैसे कि हम एक व्यक्ति की डिमांड की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल बंदा किसी चीज की कितनी डिमांड रखता है, कितनी मांग रखता है ना, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। या फिर किसी व्यक्ति की पूर्ति, यानी कि इसको हम बोलते हैं सप्लाई। हम किसी व्यक्ति की सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन चरों का जो प्रभाव होता है वो इतना कम होता है कि कभी भी ये पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं डालता। अगर हम वैश्विक अर्थशास्त्र में छोटा मोटा चेंज भी करते हैं, तो कभी भी ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल, मतलब कहें कि थोड़ा बहुत प्रभाव डालेगा, लेकिन हम ये कहें कि उससे कोई फर्क पड़ेगा उस पर, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई भी फर्क कभी भी नहीं पड़ता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है जी, क्योंकि छोटी चीज है ये। मतलब एक एक सिंगल यूनिट क्या फर्क डालेगी पूरी अर्थव्यवस्था पर, है ना। सोचने की बात है भाई। उसके बाद है कि इसमें इस बात का हम अध्ययन करते हैं कि किसी वस्तु की बात करें या फिर किसी साधन की बात करें हम, तो कीमत किस प्रकार तय करें,
कीमत किस प्रकार तय करें, इसीलिए हम इसको कीमत का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन कीमत किस प्रकार तय करें, ये डेफिनेशन भी तो हमारे एक कौन थे, वो जे के मेहता, जे के मेहता थे। इन्होंने ही तो बताया इस चीज के बारे में, किसी वस्तु का प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। उसके बाद आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि को हम बोलते हैं मैक्रो। पहले इसको हम ऐसे लिखते थे मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है जी, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अभी जो इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है मैक्रो में MACRO, ठीक है। मीनिंग दोनों का एक ही है। पहले भी हम जब मैक्रो लिखते थे तब भी इसको हम बड़ा ही, और अब तो बड़ा बोलेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम सेंस कैसे, इसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा, है ना। लिखने में जो इंग्लिश में है वो हम अब अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर मैक्रो लिख लेते हैं, क्योंकि लैटिन शब्द से आए हैं, तो लैटिन भाषा में पहले हम इसको के लिखते, ठीक है। मैक्रो अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देता है। ये एग्रीगेट पहलुओं की बात करता है। एग्रीगेट पहलू कौन से, कि पूरे राष्ट्र में कितना इनकम है, टोटल राष्ट्र की इनकम क्या है, टोटल जो हम पूरे भारत की बात करें तो वहां पर प्रोडक्शन लेवल क्या रहता है उनका, है ना। भारत में बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये बड़े लेवल की बात है। मुद्रास्फीति की बात करें, है ना, इन्फ्लेशन की बात करें हम यहाँ पर, इन्फ्लेशन, या फिर आर्थिक विकास की बात करें हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करें, सरकार जो पॉलिसी बनाती है कि कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है, कितना टैक्स का रेट बढ़ाना है ना, कौन कौन सी नई नई स्कीमें लॉन्च करनी है, तो वो सारी चीजें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन करी जाती है, इसमें ही सम्मिलित करी जाती है, ठीक है। अगर हम इसके कुछ मुख्य बिंदु की बात करें तो कौन कौन से हैं, कि ये व्यक्तिगत इकाई, वो उपभोक्ता हो या फिर फर्म हो, उसकी स्टडी नहीं करता। ये किस चीज की स्टडी करता है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है, पूरी अर्थव्यवस्था को देख के काम करता है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल करेंगे हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय, सकल घरेलू उत्पाद जो बोलते हैं, है ना, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं हम, GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, इनके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। अभी आप समष्टि के हिसाब से समझ रहे हैं, है ना। पूरे राष्ट्र में क्या बचत कहाँ हम हो रही है हमारी, कहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजों का हम जब एनालाइज विश्लेषण करते हैं तो वो हम यहीं पर अध्ययन उसका करके चलते हैं। इसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं समष्टि की, तो यहाँ पर हम सरकार जो बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ रोजगार की योजनाएं लाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करी जा रही है, तो किस वजह से लागू करी जा रही है, कि भारत में बेरोजगारी कम से कम हो, है ना। तो वो मैक्रो के आधार पे करी जा रही है। वही देश की सकल घरेलू उत्पाद की हमने बात करी थी, वो कैसे बढ़ाया जाए या फिर कम करा जाए, जब मान लो ज्यादा ही वो हमारे देश में पैसे का चलन, यह मैक्रो अर्थशास्त्र में आता है। यदि भारत में इन्फ्लेशन, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें अगर हमें बदलाव करने हैं, मान लो महंगाई ज्यादा है, तो हमें ब्याज दर क्या करनी पड़ेगी, हमें इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर लो करना पड़ेगा, यहाँ पर गिराना पड़ेगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होती है। तो ये भी हमारा इसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो मैक्रो अर्थशास्त्र हमारा पूरे देश की आर्थिक स्थिति को एनालाइज करता है, न कि एक व्यक्ति या फिर एक फर्म को, ठीक है। जो हमारा ये है, ये पार्ट 2 में डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं होती है, ये पार्ट 1 था हमारा, जो कि यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करे।